कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में आपको कश्मीर से मुतालिक, जम्मू से मुतालिक, लद्दाख और पीओजे और पीओजीपी से मुतालिक अपडेट्स देते हैं। लेकिन आज थोड़ा-सा हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ है। वो इसलिए भी मुख्तलिफ है कि अफ़गानिस्तान में जो शोरशें चल रही हैं और वहाँ जो ज़ुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म है, उसके जो असरात फैल रहे हैं खित्ते में, उसका जायज़ा लेने के लिए आज हमारे पास 2 गेस्ट हैं। लेकिन पहला गेस्ट जो मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ, राम परवेश अरंत जी का। वो अफ़गानिस्तान के एक रिफ्यूजी हैं जो इस वक़्त जर्मनी में रहते हैं और इनका ताल्लुक हिंदू धर्म से है। इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे तालिबान जो है, उनसे हिंदुओं को क्या खतरात हैं और इनको क्या खतरात थे और ये कैसे अफगानिस्तान से निकले। इनको वेलकम करते हैं जनाब राम परवेश अरन जी। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, ठीक है आप? आपका बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इस वक्त आपको पूरे यूके में और पूरे यूरोप डायस्पोरा में लोग लाइव देख रहे हैं हमारे टेलीविजन चैनल पे लंदन से। तो सबसे पहले तो ये मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप अफगानिस्तान में कहाँ थे और क्या करते थे। सबको मेरा इस टाइम का नमस्कार। मैं राम परवेश अरंत जर्मनी से बोल रहा हूँ। तो मैं खुद 94 तक काबुल में रहा और उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते से जर्मनी पहुंच गया और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो जो जिस देश का रूल था वो वैसे ही चले हम, और अभी जर्मनी में हैं। तो ये जो तालिबान का जो मेरे से सवाल किया है, ये एक डर है। तालिबान नाम एक डर है। जैसे हम 91 92 में मुजाहिदीन लोग अफगानिस्तान में आ गए तो सबको भागना पड़ा, भागो भागो मुजाहिदीन आ गए, मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई डर से, कोई मार से, कोई कैसे। वो कहते थे कि ये इस्लामी हो गया, यहाँ पे तो सिर्फ इस्लाम का राज होगा और कोई यहाँ पे रह नहीं सकता। तो हर किसी को ऐसा डर पड़ गया, जैसे आपने 1 महीने पहले देखा कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आ गए और लोग एयरपोर्ट की तरफ से भाग रहे थे और त्यारों के ऊपर ऐसे चल रहे थे जैसे ये एक गाड़ी हो या मोटर कार हो, ऐसे उस पर चल रहे थे। तो उस टाइम भी हम लोगों को भी ऐसा ही डर था अंदर। तो हमारे बच्चों की कोई शिक्षा नहीं थी, जो धर्म की शिक्षा होती है, जो हमें बच्चे धर्म का कुछ पढ़ें, अपनी गीता या कोई पुराण पढ़ सके या कुछ भी, या रामायण पढ़ सके, ऐसी कोई शिक्षा थी नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम अटारी बॉर्डर से, कोई लोग अटारी बॉर्डर से 91 92 में 93 94 तक भी निकलते गए। तो फिर हम तो पाकिस्तान के रास्ते से जर्मनी पहुंच गए किसी तरीके से। तो अभी भी वो हालात चल रही है। जैसे 2 साल पहले आप ले लो, जलालाबाद में हमारे हिंदू सरदार भाइयों के साथ क्या हुआ, कैसे, वो किसका हाथ था? वो मेरा सवाल है। वो कौन थे? जब मुजाहिदीन का हुकूमत था तो ये बम ब्लास्ट किसने किया जलालाबाद में? अभी 1 साल पहले काबुल के गुरुद्वारे में जब मुजाहिदीनों का राज था, तो मेरे ये सवाल है, ये बम ब्लास्ट गुरुद्वारे में, गुराय साहब के गुरुद्वारे में, शोर बाजार काबुल में किसने किया? ये मैं भी एक सवाल करता हूँ। जब मैं अफगानिस्तान से निकला हिंदू करके, मुझे निकाल दिया गया या मुझे काफिर बोल दिया गया कि यार तू इस्लामी है, यहाँ इस्लाम रहेगा। तो ऊपर से तो हमें कहते थे कि नहीं नहीं आप सेफ्टी हो। बीच में हमारे साथ क्या होता था ये हम लोगों को पता है। और दूसरी आप क्या बात ये, करते थे अफगानिस्तान में? आपका क्या कारोबार था? हम तो भैया दुकानदार भी थे और सराय शहजादा में भी काम करते थे। हमें जो काम मिल जाता था हम करते थे। तो जो भी काम तो मिल गया वो कर लिया। आपका घर अपना घर था? आपका वहां पे अपना घर था, अपना खानदान था? आप जी जी अफगानिस्तान से बिल्कुल, चूंकि आपका ताल्लुक जी है तो वो तो बिल्कुल आपकी कंट्री थी। बिल्कुल। अपने अपनी दुकानें भी थी, अपना घर भी था, सब कुछ था। तो चलो उसको तो हम कैसे गया, क्या हुआ उन घरों का, दुकान का, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हम आज बात करेंगे कि हम जो हिंदू लोग वहां से निकले हैं, इंडिया में जाते हैं तो हम काबली के नाम पे, अफगानी के नाम पे होते हैं। अब जर्मन भी हैं, हम अफगान के नाम पे हैं। तो हमारे
अफगानिस्तान से तो हम निकाल गए, अब वो कहते हैं ये इस्लामी मुल्क है, तो हम हिंदू लोग और सरदार लोग कहाँ जाएं, क्या करें? ये मेरा प्रश्न है अच्छा, दुनिया मुझे से। ये बताएं कि जो लोग अब आ रहे हैं, यूरोप में बहुत सारे हिंदू और सिख भाई जो है अफगानिस्तान जी से आए हैं, इंडिया में तो उनको फौरी तौर पर सिटीजनशिप भी दे दी जा रही है और उनको सारा कुछ मिल रहा है और उनके वहां तो इतनी जी टेंशन नहीं है। लेकिन क्या जी यूरोप में जो अफगानी आ रहे हैं, हिंदू और सिख भाई हमारे और बहनें और माएं और बच्चे, क्या उनको कोई यहाँ पे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, यूरोप में मैं जर्मनी की बात करूंगा, यहाँ पे तो आते हैं, चाहे जिस रास्ते से आते हैं, यहाँ पे उनको 3 महीने का पहले वीजा मिल जाता है, फिर 6 महीने का मिलता है, ऐसे करते करते फिर वो कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार से उनका वीजा बन जाता है। ऐसे फिर एक लंबी खींच है ये। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, चलो मैं जर्मन का हो गया, मैं आराम हो गया, चलो भाई मैंने जंग देखी थी 40 साल या 35 साल, तो यहाँ पे आ गया, चलो मैं जर्मन बन गया। ये हमारे दिल में नहीं है। हम अफगानी होके यहाँ पे रह रहे हैं, तो कल भी कुछ भी हो सके, हम अफगानिस्तान हमें डिपोर्ट किया है इन्होंने। हमारी 2 फैमिली को अभी तक हिंदुओं को डिपोर्ट हुए हैं 2-3 साल पहले। तो हमें तो ये डर लगा हुआ है अंदर से ना, कि हम तो भाई अफगानिस्तान हमें काफिर समझता है कि हिंदू है निकलो। इधर हम आते हम अफगानी हैं, हम तो जाएं कहाँ जाएं? तो ये बहुत एक बड़ी सोल्यूशन है हमारे लिए, एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी कुछ कुछ हो, कि हमें भी एक नागरिक, एक शहर हमारा हो कि हम कहाँ के हैं, हमें खुद पता चले कि हम इंडियन हैं, हम अफगानी हैं, हम जर्मन हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये लेकिन बहुत आप तो एक अफगानी है हमारी। ना, आप तो अफगानिस्तान से हैं, अफगानिस्तान आपका मुल्क है। अफगानिस्तान जो है बेसिकली, तो अफगानिस्तान में मुसलमानों की आने से पहले तो यहाँ पे सारा हिंदू था, यहाँ का महाराजा हिंदू था, राजा हिंदू था। तो ये तो फिर मुसलमानों ने जब फतुहात की ईरान से और दूसरे मुल्कों से, और फिर यहाँ पे उन्होंने इस्लाम फैलाया और इस्लाम को मुसल्लत किया हिंदुओं के ऊपर, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पिछले 700-800 साल में मंदिर भी खत्म कर दिए गए और हिंदुओं को भी यहाँ से निकलना पड़ा। तो वो असल तो आप हैं उस मुल्क के वारिस। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो हाँ, तो इस बात को कौन कौन मेरे साथ मानेगा, कौन मेरा हक देगा? तो हक तो हमारा छीना गया जब डॉक्टर नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट थी, या सरदार दाऊद की गवर्नमेंट थी, या जहर शाह की गवर्नमेंट थी। मुझे जहर शाह की गवर्नमेंट याद है, दाऊद की भी याद है, तरक्की की भी याद है, हफीजुल अमीन की भी याद है, बबरक कारमल की भी याद है, डॉक्टर नजीबुल्लाह की भी याद है। तो इस टाइम हमारे लिए ये नहीं था, हिंदू नहीं था, काफिर नहीं था, कुछ नहीं था, हम रह रहे थे। जब से 91-92 में ये हमारे मुजाहिदीन साहब जो आ गए, तो हम फिर काफिर भी हो गए, वहां पे इस्लामी भी हो गया, तो हमें डर भी लगने लगा। हमारे स्कूल नहीं थे, बच्चे क्या करें? और जब स्कूल में जाते हैं आप ऐसे सीखने के लिए, तो वो उसको छोड़ते नहीं है कि भाई तुम तो काफिर हो, तुम पढ़ नहीं सकते। तो हमारे बच्चों के लिए हम तो भाई, चलो भाई हमारी तो गुजर गई जवानी में, हमने अफगानिस्तान छोड़ दिया। जब छोटे छोटे बच्चे तो हमारे अफगानिस्तान में नहीं रह सकते थे ना, घरों में बंद, हिंदू नाम का डर, सिख नाम का डर सर के ऊपर, डर डर के बाहर निकलो, डर डर के घर आओ। तो वो तो जिंदगी नहीं है ना, वो तो ऐसा है कि भाई गले में रस्सी डालो, ले जाओ, फिर लाके घर छोड़ दो। हमारा ये ऐसा ही काम था। तो अभी हम जर्मन में हैं, खुश हैं। तो बस यही आपके सवालों का यही मेरे पास जवाब था। तो बहुत अच्छा लगा। आप कोई और प्रश्न बहुत कर सकते शुक्रिया। हो। नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे, फिर भी जुड़ेंगे हम आपसे। और आपका आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपको हमारे शो में अपना काम छोड़ के, वहां से छुट्टी लेके तो आपको आना पड़ा, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। नाजरीन, ये थे शुक्रिया राम आपका भी, परवेश भाई आपका भी अरंग शुक्रिया। जी। जब भी अब आप मुझे बुलाओगे, तो मैं कोई भी प्रश्न हो, तो हमारे ऐसे और भाइयों को भी मैं इकट्ठा करूंगा कि हम अपने हक के लिए लड़ें, कि हमें अपना अपना अफगानी हक, हिंदू जो हिंदू नाम पे है हमारा, हिंदू अफगान है, वो हक हमें लंदन में भी, अमेरिका में भी, जर्मनी में भी, कहाँ जहीं भी रहते हैं, उनको उनका हक मिल जाए। ये सबसे हमारी बड़ी दरख्वास्त है हमारी। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत नमस्कार। शुक्रिया। ओके जी। बाय बाय। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मैं स्टूडियो से दूंगा कि हाँ। तो अब नाजरीन,
जैसा कि आपने एक अफगानी है जो हिंदू हैं, जो हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, डर डर के घर से बाहर निकलते हैं कि वापस आते हैं बच्चों को, और खुद भी घरों में बंद रहे, जरूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन वो ये बता रहे हैं 1990 से पहले, यानी डॉक्टर नजीबुल्लाह के दौर तक अफगानिस्तान में हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं थी, और कभी ये सवाल ही नहीं उठा था कि हिंदू काफिर है या मुसलमान है या हिंदू है या कौन है, बल्कि वो अपने मुल्क में बड़े पुरअमन तरीके से रह रहे थे। लेकिन ये कहानी जो आज आपने सुनी है राम जी की जुबानी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान पिछले 20 सालों में भी नहीं बदला। नाज़रीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट पे, जिसमें हम देखना ये चाहते हैं कि क्या भारत आतंकवाद की नई उभरती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इस सेगमेंट के लिए मेरे मेहमान हैं मेजर जनरल A.K. सिवाज जी। उनका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मेजर जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी मिर्जा साहब। जनरल साहब, ये बताएं कि दिल्ली में पकड़े गए दहशतगर्द, और 2 उनमें से ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ठट्ठा में हुई है, तो उनके पास से RDX भी निकला है और भी चीजें निकली हैं, और वो डायरेक्ट पाकिस्तान में नहीं गए बल्कि वो बरास्ता कतर वगैरह इस तरह से आए। और जो हमारी इतलात थी कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी पाकिस्तान में इस वक्त 500 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स की ट्रेनिंग हो रही, इसके अलावा और भी ट्रेनिंग कैंप्स को रीएक्टिवेट कर दिया गया है। क्या भारत इस नई आतंकवाद की लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार है जनरल साहब? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर, और ये ध्यान देना पड़ेगा। और क्योंकि जैसे ही तालिबान आया है अफगानिस्तान में, पहले तो वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 8 से 10 हजार जो आतंकवादी थे लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के, वो अभी M4 और M16 हथियार लेके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हैं, और वो अभी आने की कोशिश करेंगे भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। और इसमें कोई शक नहीं, ये तो आपने पहले अपने प्रोग्राम में भी और हम भी अपने प्रोग्राम में करते रहे हैं कि वो आज की तारीख में उनको हीरो वेलकम मिला है POK में, तो वो एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी बात, हमने जो ये सीज फायर एक प्रकार माननी स्टार्ट कर दी थी फरवरी के बाद, तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन की जो एक एक्टिविटी कम हो गई थी, मगर अभी वो सारे के सारे लॉन्च पैड हैं वो भरे हुए हैं, उनके अंदर अभी वो ट्राई कर रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन की, और आतंकवादी ही नहीं जो कि फिदाइन अटैक करने वाले हैं उनको तैयार किया जा रहा है, और वो मौके की तलाश में है। तो ये एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। उसके अलावा आपको जो और 3-4 खतरे पैदा हो गए हैं, एक तो इस्लामिक स्टेट खोरासन, जो अभी भी आज जो रिपोर्ट मिली है, जो अभी कुछ एक समय पहले उन्होंने कुछ रॉकेट भी फायर किए हैं काबुल के अंदर, तो वो इस्लामिक स्टेट खोरासन, उसके हमारे स्लीपर सेल हैं काफी केरला में भी, और उसके अलावा और स्टेट में साउथ में वो एक्टिवेट होंगे, और वो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे को इंटरनल जो है पीस और सिक्योरिटी के लिए। तीसरा जो है कि पाकिस्तान तो पहले से ही ISI को के जरिए हमारे यूथ को रेडिकलाइज करके और अपने ये मॉड्यूल वगैरह बना के एक प्रकार आतंकवादी घटनाएं कराना चाहता है, और ये ऐसे टाइम में कराएगा जब कोई फेस्टिवल सीजन हो या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे हो जिससे कम्युनल जो है डिवाइड आए देश में। और ये एक बड़ी अच्छी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने ये बड़ा मॉड्यूल पकड़ लिया। इससे पहले कुछ एक्शन लेते, ये इनमें से 2 ऐसे थे जो कि ट्रेन हुए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो ISI के कर्नल हैं उन्होंने इनको ट्रेन किया था। इनके पास ID और असला वगैरह काफी मिला है। अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो ये एक बड़े हादसे को अंदाज दे सकते थे, ये बड़ी बात। दूसरी बात, ये जो हमने पकड़ा है ये एक इट इज द टिप ऑन द आइसबर्ग, एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है, ये एक मॉड्यूल नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये खतरा मंडरा रहा है कि ये इस प्रकार के जो यूथ जो रेडिकलाइज हुए हैं या पाकिस्तान ने जो भेजे हैं, और इनके आने के रास्तों पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हर कोई सोचता है कि ये
लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी की तरफ से आते हैं, मगर अगर यहाँ पर ये नहीं आ सके तो ये बांग्लादेश के थ्रू भी आएंगे, नेपाल के थ्रू भी आएंगे, और ये किसी तरीके से भूटान वगैरह के थ्रू भी ट्राई कर रहे हैं आने की। तो ये नया एक रास्ता खोलने से, और ये भी सुनने में आया है कि ये कुछ एक आतंकवादियों को ये म्यांमार भी भेज रहे हैं, और म्यांमार से क्योंकि वहां से आना भी आसान है, वहां रिफ्यूजी आ रहे हैं भारत की तरफ, उधर से भी ये कोशिश करेंगे। तो आने वाले समय में हमें इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चौकन्ना रहना पड़ेगा, वो हमारा तैयार है। हमारा एनआईए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी काफी पुख्ता है, आपस में इनका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तालमेल है करीब 5-6 साल से, वो प्रीएम्प्टिव करके कि ये स्ट्राइक करने से पहले ही इनको पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है, और फिर बड़े जो इनका मॉड्यूल है उसको पकड़ने की कोशिश है। तो सच्चाई यह है कि ये एक नया चैलेंज है मिर्जा साहब, और जिस प्रकार से तालिबान आया है अफगानिस्तान में, उससे वो चैलेंज बढ़ गया है। तो हमें अपने गार्ड डाउन नहीं करने, इसके लिए हर मुमकिन तैयारी करनी है कि हम इसको हरा सकें, ये आने वाले चैलेंज को। मिर्जा साहब, तो ये जो चैलेंज है, इसका एक तो हमने ये देखा कि हमारा जो इंटेलिजेंस नेट वो काफी सुरक्षित है, वो काफी बेहतर है, उधर से तो चलो हमारी एक थोड़ी बहुत तसल्ली है। लेकिन इसका तोड़ करने के लिए कि ये बंद हो ये आतंकवाद का सिलसिला, आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कौन कौन से दरवाजे खटखटाने चाहिए, किस किस का साथ लेना चाहिए? देखो, इसकी सबसे प्रॉब्लम, इसकी जड़ है पाकिस्तान की आईएसआई या आतंकवाद का गढ़ है, वहां जहां ट्रेन कर रहा है। लश्कर तौबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को तो कम से कम ये 25 साल से ट्रेन कर रहा है, और अभी इसको हमने एक्सपोज किया है, वर्ल्ड में दिखाया है कि जिस प्रकार से मुंबई अटैक हुआ, और अभी ये उड़ी हुआ था, उसके बाद आपका पुलवामा हुआ। मगर एक तो भारत चाहता है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए, उसको आइसोलेट किया जाए, किसी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। और इसी प्रकार अमेरिका का भी रवैया बदला है, क्योंकि अमेरिका अभी अफगानिस्तान से निकल गया है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत प्रेशर है। वो ये कह रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो डोमेस्टिक उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कि आपको एक थर्ड पार कंट्री पाकिस्तान, उसने आपको मूर्ख बनाया। 20 साल आपसे पैसा लेता रहा, वो तालिबान को देता रहा, और आपको पता भी नहीं चला। तो मुझे लगता है अमेरिका भी प्रेशर में है अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक प्रकार से पूरे इलाके को इनस्टेबल करेगा। अफगानिस्तान ही नहीं, ये भी एक गढ़ बनने वाला है आतंकवादियों। एक तो है हम पाकिस्तान को एक्सपोज करें, इसको ब्लैक लिस्ट कराएं, फाइनेंशियल असिस्टेंस टास्क फोर्स, इसको एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि जहां हमें मालूम है इनके आतंकवादियों के जो ये इकट्ठे हो रहे हैं लॉन्च पैड वगैरह में, और काफी तादाद में है, तो हमारे पास अगर पुख्ता इंटेलिजेंस जो है, उसके मदद से हमें इससे पहले वो हमारे देश के अंदर आने की कोशिश करें। आज हमारे पास ये क्षमता है, काबिलियत है, हमारे पास रफेल आ गए, हमारे पास और भी ड्रोन वगैरह हैं, उनसे उनको बर्बाद करना चाहिए। इससे पहले वो कोशिश करें इनको वहां के लॉन्च पैड में, जिस प्रकार से हमने बालाकोट में किया था, उसके लिए तो जहाजों को अंदर जाना पड़ा था। अब हमारे पास काबिलियत है कि भारत की सरहदों में रह के ही आप ये कार्रवाई कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है करना। तीसरा हमें करना पड़ेगा, जो ये काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो तो पुख्ता है, ये काउंटर टेररिज्म का जो ग्रिड है, इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको कभी आप नहीं कह सकते आप बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। इसको और रिफाइन करना है कि ऐसा ना हो कि इसके अंदर खामियां रह जाएं और आने वाले समय में इसका फायदा उठा लें टेररिस्ट, क्योंकि टेररिस्ट को एक दिन सक्सेसफुल होना है, आपको हर रोज सक्सेसफुल होना है। तो इसलिए ये मुझे लगता है कि हमारा अभी तालमेल तो है, पर इसको और बढ़ाना है, और हमारी इंटेलिजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी को तालमेल करना है, और जागरूक करना है लोगों को, क्योंकि टेररिज्म अकेली गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं जीत सकती। जो आपकी जो नॉर्मल पब्लिक है उसको भी अवेयरनेस आनी पड़ेगी, उसको भी जागना पड़ेगा, उनको भी एक प्रकार से वॉरियर बनना पड़ेगा, उनको भी एक प्रकार से टेररिज्म के अगेंस्ट वॉरियर। तो ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा मिर्जा साहब।
ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। तो ये जो स्लीपर सेल्स हैं इनका क्या करें? देखो ये स्लीपर सेल है, अगर जब देखो पहली बात तो है कि आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ये स्लीपर सेल, और उसके बाद इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके बहुत तरीके हैं, क्योंकि अगर आपके स्लीपर सेल हैं तो आप उनको पहले तो न्यूट्रलाइज करने से पहले ये तो पता लगाए ना कितने हैं। देखो जब एक बड़ी विडंबना होती है, जब आपको एक मॉड्यूल पता लग गया तो आपका दिल करता है कि इस मॉड्यूल को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि ऐसा ना हो ये कुछ ऐसा कोई कार्रवाई कर दें। मगर ये भी है, ऐसे में जब आप पकड़ लेते हैं, एक छोटा मॉड्यूल पकड़ रहे, आप पकड़ना चाहते हैं बड़ा मॉड्यूल, क्योंकि जैसे ही आपने मॉड्यूल पकड़ा तो वो जो दूसरे इसके मॉड्यूल के दूसरे हिस्से हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा आसान काम नहीं है कि कब इसको पकड़ा जाए, कब दबोचा जाए। अगर इसको डिले कर दिया तो आप बड़ा मॉड्यूल को पकड़ पाएंगे, उनकी जो ब्रांचेज हैं उनको भी पकड़ पाएंगे। मगर उसका डर यह है कि इससे पहले इन्होंने कोई हादसा कर दिया तो क्या होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, और इनके आज की तारीख में हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड भी अच्छा है, और ये काउंटर टेररिज्म का जो एक प्रकार से कार्रवाई है देश के अंदर बहुत अच्छी है, और इसको ठीक करने में ये नहीं। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें गार्ड डाउन करने, हमें चौकन्ना रहना। ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी तभी सक्सेसफुल होगी जब हम जोरों से करेंगे, क्योंकि अब चेतावनी, अब जो एक प्रकार से चैलेंज और थ्रेट बहुत ज्यादा है। थ्रेट है आपकी जम्मू और कश्मीर से भी, आपकी बाकी बॉर्डरों से भी, आपकी इंटरनल थ्रेट भी ज्यादा है, और आपके बॉर्डर भी एक्टिवेट होने वाले हैं। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं पाकिस्तान, क्योंकि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, उसको लगता है उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, तो वो यहाँ पर बॉर्डर एरिया में, क्योंकि ये प्रॉक्सी है चीन का, वो भी कुछ करेगा। तो एक भारत के लिए आना वाला समय एक टेस्टिंग पीरियड है, तो हमें इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। मिर्जा साहब, बाहर के वाला समय बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें चौकन्ना रहेगा। ये कहना है जनरल AK सिवाज जी का, और आज हमारे साथ जनरल साहब जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अब समाप्त होता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज जनरल सिवाज जी ने हमें तफसील से बताया कि किस तरह से टेररिज्म को काउंटर करने का वो प्लान चल रहा है, एजेंसियां आपस में कोऑर्डिनेट करें, और ना सिर्फ मुल्क के बाहर से जो खतरात हैं वो दबोचने के लिए कोशिशें हैं, बल्कि अंदर जो खतरात हैं उनसे भी निपटने के लिए सरकार, भारतीय फौज, भारतीय आवाम तैयार है। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। की ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे लंदन टाइम के मुताबिक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। जय हिंद।